जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। मैथ का प्रैक्टिस सेट 11वां प्रैक्टिस सेट हम शुरू करें उससे पहले दो तीन बातें हैं जो आपसे चर्चा करनी जरूरी है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने के बाद जो हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट है या मैथ का चैप्टर वाइज लेक्चर्स हैं वो सारे बंद हो गए थे क्योंकि वास्तव में पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा था, है ना। लेकिन रेलवे एसआई, रेलवे कांस्टेबल, रेलवे टेक्नीशियन और कई सारी वैकेंसीज हैं जैसे एसएससी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल। ये सारी वो वैकेंसीज हैं जो कि लीक नहीं होंगी और इसमें आपको मेहनत करना जरूरी है क्योंकि सिलेक्शन आप वास्तव में यहीं से बढ़िया होगा। ये सेंट्रल की नौकरी मिलेंगी यहाँ से आपको आप सबको। तो रेलवे के और एसएससी को टारगेट करते हुए आज से एक नया प्रैक्टिस सेट गिरामा ही रहेगा, लेकिन यहाँ से जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो रेगुलर बेसिस पे चलेगा। पहले आप देख रहे होंगे कि रविवार को छुट्टी हो जाती थी, लेकिन अब रविवार को भी आपको एक प्रैक्टिस सेट जरूर दिया जाएगा। ठीक है। आज से मेहनत करने की जरूरी है हमको भी और आपको भी, क्योंकि आपको सिलेक्शन प्रैक्टिस से ही होगा। और कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से चैप्टर वाइज आप सबको पूरा कवर करा दिया जाए। ठीक है। तो ये सारी वो बातें थी जो आपसे चर्चा करनी थी। इन सारी जानकारियों को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। और विकास क्लासेस ऑफिशियल ये यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों में जरूर बताइए कि यहाँ पर जो मैथ के कंटेंट है अगर आपको अच्छा लगता है तो वो दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। एक चीज और, आप देख रहे होंगे कि इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं सब में 20-20 प्रश्न मिलते थे और जो वीडियो थी लगभग 1 घंटे के आसपास हो जाती थी। तो वीडियो को छोटा करने के लिए, समय बचाने के लिए, देखिए 20 प्रश्न लगाने में दिमाग खराब हो जाता है। और जैसे बात यह है कि भी एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ऐसे सारे सवाल मतलब हल्के फुल्के सवाल कराना नहीं चाहते। ठीक है, वो सारे सवाल आप खुद लगा लेंगे। कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न है, 10 ही प्रश्न कराएंगे लेकिन 10 के 10 अच्छे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। बस हाँ, ये चीज याद रखिएगा कि आज से जो जो हमारी क्लासेस होंगी रेगुलर बेसिस पे होंगी। रविवार को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। और पहले 20 प्रश्न होता था तो अब 10 प्रश्न रहेंगे। और कोशिश करेंगे कि दिन में एक नहीं तो किसी किसी दिन दो दो प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आप अपने जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या पढ़िएगा। पहला प्रश्न कह रहा है एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। पार्क के चारों ओर एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। यदि रास्ता बनाने की लागत 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो रास्ते को बनाने में कुल कितनी लागत आएगी, ये हमारा पहला ही प्रश्न है। देखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि ऐसे प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट में भी दिए जाते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज अगर आपने किसी का लिया होगा, किसी का भी टेस्ट सीरीज लिया होगा, एक दो लगाए होंगे तो ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं प्रश्न आपको मिल गए होंगे। तो मेन चीज ये है कि ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को लगाना जरूरी है। चलिए प्रश्न को लगाते हैं। देखिए प्रश्न को लगाने के दो तीन तरीके हैं। तीन नहीं, वास्तव में दो ही तरीके हैं। दोनों तरीकों पर अच्छे से चर्चा की जाएगी। देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क है। हम मान लेते हैं ये वो आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। लंबाई कितना है, लंबाई है 50 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 मीटर। और चौड़ाई है 30 मीटर। एकदम आराम से समझते हुए प्रश्नों को लगाते हुए चलेंगे। कहीं ना प्रश्न में आए, जो भी प्रश्न समझ में ना आए जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखो ये हमारा क्या होगा, आयताकार पार्क। फिर कह रहा है पार्क के चारों ओर, देखो पार्क में नहीं लिखा हुआ है, लिखा है पार्क के चारों ओर। यानी पार्क है, इसके चारों ओर एक अलग से रास्ता बनाया जाता है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है। तो हम मान लेते हैं ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता बनाया जा रहा है जो कि 10 मीटर चौड़ा है। ठीक, ये 30 मीटर हम आपको अंदर लिख देते हैं। ये कितना हो गया, 30 मीटर, यहाँ से यहाँ कितनी मीटर। और हमें बताना है कि जो ये पार्क का रास्ता बना है ना, तो इस बनाने में लागत कितनी आएगी। अगर 1 वर्ग मीटर का रुपए 2 रुपए हो, मतलब 1 वर्ग मीटर में अगर 2 रुपए खर्च हो रहा है तो बताओ कितने रुपए लगेंगे। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग मीटर है। तो निकाल पाएंगे, तो पहले निकालते हैं कि जो पार्क नहीं, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल कितना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो दो तरीके आपको दिखे, ये आयत है और 10-10 मीटर आगे मतलब सारे तरफ 10 मीटर है, तो यहां भी आपको ये आयत ही मिलेगा। ये क्या होगा, एक आयत भी मिलेगा। आप देख रहे हो कि जो काले कलर से हमने बॉर्डर किया है ये भी एक आयत ही बन रहा है। ठीक, तो एक काम करिए, अगर हम बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत अगर घटा दें तो जो हमारा ये रास्ता है वही बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो पहले इसी तरीके को लगाते हैं। देखो यहाँ से आपको लंबाई और चौड़ाई याद करनी बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर दिया है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 है। ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी। तो सब कोई कहेगा, हर एक व्यक्ति कहेगा कि 70 मीटर। ये कितना है, 30 मीटर। और इधर भी 10, इधर भी 10, ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है,
ये कितना हो गया 50 मीटर। अब बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 70 गुणे 50। तो इसका क्षेत्रफल कितना? 3500। 7 बचे 3500। और उसमें से हमें छोटे वाला आयत का क्षेत्रफल घटाना है, तो इनमें से घटा दीजिए। छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल कितना? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 5 तिया 15। 1500। तो कितना आ जाएगा? 200। 200 क्या? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 2 रुपए। तो बताओ 200 मीटर का कितना? 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा रुपया 4000 रुपया। 4000 रुपया। देखिए, सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका यही हमें लगता है ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए। बाकी दूसरा तरीका क्या था? देखो, थोड़ा सा कटबैची है, बिना मतलब का है, लेकिन जान लीजिए, जानकारी के लिए जरूरी। हम किन्हीं भी दो, चाहे लंबाई को बढ़ाते हैं चाहे चौड़ाई को। जैसे अगर हम चौड़ाई वाले को बढ़ाएं तो थोड़ा सा कलर चाहिए जिससे आपको दिखने में परेशानी ना हो। देखो, अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ठीक, ऐसे मिला दें अगर आप, तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला एक आयत बन रहा है। ये आयत इस आयत के बराबर है ना? देखो कलर अलग 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 है। हाँ, दिख रहा है, ये और ये अलग अलग है और बराबर भी है। उसी तरीके से जो ये वाला आयत है और ये वाला आयत भी बराबर है। ठीक, इसकी यहां से यहां तक की दूरी 50 है, आपने देखा 50 है। और ये कितना है? 10, यानी 2 गुणे 50 गुणे 10। 2 गुणे 50 गुणे 10। क्यों? क्योंकि ये आयत इस आयत के बराबर है। इन दोनों आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकाल जोड़ देंगे तो हमारा एक तरीके से ये रास्ता बन जाएगा। तो कैसे? देखो, ये दोनों भी 50 मीटर है, चौड़ाई कितना? 10। तो दो 50 गुणे 10 ये हो गया 1 का। दोनों का हमने 2 से गुणा कर दिया। इसी में किसको जोड़ दें? इस आयत को। ये जो आयत बन रहा है एक अलग वाला, इस आयत को। और उसी तरीके से नीचे भी एक आयत बन रहा है, समान आयत। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 2 गुणे। देखो, ये कितना चौड़ा है? 10 मीटर, मतलब लंबा है 10 मीटर। 10 और लंबा है 50 मीटर, चौड़ा है 10 मीटर। तो 2 गुणे 50 गुणे 10 ऐसे। तो 4 गुणे 50 गुणे 5 20, 2000। 2000 वर्ग मीटर आ रहा है। फिर वैसे 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4000 रुपये आ जाएगा। 4000 रुपये, हमारा ऑप्शन बी सही है। दोनों तरीके थे, दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आया कमेंट कर दीजिएगा, आपको अलग से बता दिया जाएगा। अलग से नहीं, किसी एक लेक्चर में एक छोटा सा वीडियो बन जाएगा। देखिए, बढ़िया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है ए प्लस एक बटा बी बराबर एक तथा बी प्लस एक बटा सी बराबर एक हो तो ए इंटू बी इंटू सी का मान बताइए। ए प्लस एक बटा बी बराबर एक, बी प्लस एक बटा सी बराबर एक हो तो ए इंटू बी इंटू सी का मान बताना है। कैसे लगाएंगे? देखो, पहला समीकरण क्या कह रहा है? ए प्लस एक बटा बी बराबर एक। दूसरा समीकरण बी प्लस एक बटा सी बराबर एक। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ से अगर आपको कहा जाए कि जो समीकरण एक है, पहला समीकरण जैसे हम लिख देते हैं, ए प्लस क्या? ए प्लस एक बटा बी। एक सेकंड, ये क्या हो गया? ए प्लस एक बटा बी बराबर एक और बी प्लस एक बटा सी बराबर क्या? एक। तो अगर हम यहाँ से बी की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से बी गायब हो जाएगा। अगर इसको यहाँ से हटाएंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो सभी सीधा सवाल बात है कि अगर आपको तीनों चाहिए तो इन दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए। गुणा कराना आता होगा आपको? गुणा गुणा कैसे कराएंगे? बराबर के इस तरफ का गुणा इस तरफ हो जाएगा, बराबर के उस तरफ गुणा उस तरफ हो जाएगा। तो अगर हम ए प्लस एक बटा बी, बी प्लस एक बटा सी का गुणा कराएंगे तो कैसे होगा? बताओ, कैसे गुणा होगा? आपने देखा होगा कि यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको कैसे निकालते हैं? एक कोष्टक में यक्स प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में यक्स प्लस वाई। यही होता है। फिर यक्स का गुणा यक्स में, फिर यक्स का गुणा वाई में, वाई का गुणा यक्स में, फिर वाई का गुणा वाई में। ऐसे होता है ना? तो उसी तरीके से यहाँ लिखा है, ए का गुणा पहले बी में कराओ, क्या हो जाएगा? ए बी प्लस। अब ए का गुणा किस में? एक बटा सी में, तो क्या हो जाएगा? ए बटा सी प्लस। एक बटा बी का जब बी में गुणा कराएंगे क्या होगा? एक हो जाएगा। क्यों? बी गुणे एक बटा बी, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? एक हो जाएगा प्लस एक बटा बी इंटू सी का गुणा क्या हो जाएगा? एक बटा बी इंटू सी बराबर एक का एक में गुणा एक होगा। आया समझ में? गुणा आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो चलो, अब यहां से देखो, अगर हम b प्लस एक बटा सी, बी प्लस एक बटा सी यहाँ है, यहां से अगर हम a कॉमन कर लें, a कॉमन कर लें तो क्या बचेगा? b प्लस एक बटा सी प्लस एक बटा बी इंटू सी बराबर क्या? एक। देखो, बी प्लस एक बटा सी का मान क्या है? बी प्लस एक बटा सी का मान क्या है? एक। तो यहाँ एक हो जाएगा तो क्या बचेगा? ए प्लस एक बटा बी इंटू सी बराबर एक। तब इसका गुणा कर दिए, ए बी सी प्लस एक बराबर क्या? एक सेकंड, हाँ, ये एक है ना? एक को इससे घट जाएगा, एक उधर जाएगा तो घट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? जीरो।
जो 1 है उधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा 0। तो यहाँ भी क्या हो गया 0। ठीक है, तो बताओ इसका गुणा हमने इसमें करा दिया, यानी a इंटू बी इंटू सी हो गया। और बी सी का गुणा जब हम बराबर वो 0 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए बी सी किसके बराबर होगा -a। ये प्रश्न कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट का प्रश्न कैसा लगा बताओ, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गाय के सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों और गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी है ये बताना है। मिश्रण एलिगेशन का ये सवाल है। आप चाहे तो उसी के तरीके से लगा सकते हैं, कई तरीके से लगाने के इसके तरीके हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो सबसे सही तरीका वो कौन सा है मिश्रण एलिगेशन का, कैसे लगाएंगे देखो। कह रहा है मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है, इसका मतलब जो आदमी है उसके पास कुल कितने जानवर हैं, 50 जानवर हैं। 50 जानवर हैं। अगर हम मुर्गी को हैन लिख दें और गाय को काऊ लिख दें यानी सी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुल 50 जानवर हैं तो हम कह रहे हैं अगर 50 जानवर बताओ, अगर 50 के 50 मुर्गी हैं, पैरों की संख्या कितनी। अगर 50 के 50 मुर्गी हैं तो पैरों की संख्या कितनी, तो पैरों की संख्या 100। क्यों, एक मुर्गी के 2 पैर और 50 के कितने 100। अगर 50 के 50 गाय हैं तो बताओ कितने पैर, 200। 200 ठीक है, जैसे बता रहे हैं ना वैसे आप समझते जाइए। जहां ना समझ में आएगा तो फिर वहां देख लिया जाएगा। अब दिया है दोनों का दिया एलिगेशन इसी तरीके से लगाता है। दोनों कितना है 142 है, तो 142 लिख दीजिए। और जब हम यहां से ये निकालेंगे तो किसका रेशियो आएगा, ये किसका रेशियो आएगा, ये आएगा उनके जानवरों का रेशियो। 200 में से 142 घटाएंगे कितना बचेगा 58, और 142 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा 42। अगर एलिगेशन मेथड आपको आता है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मेथड ही नहीं आता तो फिर अब क्या कर सकते हैं उसमें, उसके लिए आपको मेथड एलिगेशन का हमने प्रॉपर वीडियो डाला है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो इसको देखो, ये 58 है ये 42 है। अभी दो से कट सकता है, दो से काट देंगे, ये कितना जाएगा 29 बार और ये 21 बार। ये 29 बार और ये 21 बार। अब देखेंगे कि जो टोटल जानवर कितने हैं 50, और इनका योग भी 50 हो रहा है। इसका मतलब ये तो रेशियो में था, लेकिन वास्तव में यही है। तो काऊ यानी कि गाय कितने हैं टोटल 21 है, और hen मुर्गी यानी कितने हैं 29 है। तो क्या पूछा था, गायों की संख्या कितनी है 21। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आया समझ में। एलिगेशन का ये फेवरेट सवाल है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक समांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद 37 और -18 है। यदि श्रेणी का योग 114 है तो इनमें कितने पद हैं। आपने समांतर श्रेणी से संबंधित दो तीन फार्मूला ऐसे हैं जो कि आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लेते हैं सारे। फार्मूले उपयोगी हैं। देखिए अगर कोई कहता है कि बिना फार्मूलों के सवाल लगाए जा सकते हैं तो लगाए तो जा सकते हैं, लेकिन फार्मूले वो हैं जो कि सवालों को आसान बनाते हैं। ठीक है, चलिए फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है कि अगर आपसे कहे समांतर श्रेणी का यनवा पद, कक्षा 11 में आपने ये पढ़ा होगा कि समांतर श्रेणी का यनवा पद निकालने का जो फेवरेट फार्मूला है वो क्या है, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर ए पहला पद है, n टोटल पद है, और डी कितना है सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब पहला दूसरा दूसरा तीसरा का जो अंतर आएगा वो बराबर आएगा, और वही अंतर क्या है डी है। ऐसा में ठीक है। यसन यानी कि पदों का योग, यसन का मतलब क्या, सम ऑफ नंबर्स। एसएन एसएन बराबर क्या, एसएन बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा। n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ये क्या है, सम ऑफ नंबर्स है। यानी कि अगर किसी श्रेणी में 100 पद है तो 100 पदों का योग कितना होगा, यहां से आप निकाल पाएंगे। ठीक, पहला पद और सर्वांतर और पदों की संख्या, आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजों को। और इसी तरीके से यसन का एक और फार्मूला बनता है, यसन बराबर n बाई टू ए प्लस यल, ए प्लस यल, ये एक फार्मूला बनता है कि एसएन बराबर n बाई टू ए प्लस यल। यहाँ पर यल जो है अंतिम पद है, यल क्या है अंतिम पद है, और ए जो है पहला पद है। यन क्या है पदों की संख्या, और एसएन क्या है पदों का योग। ये तीन फार्मूला है जो कि आपको याद होनी चाहिए समांतर श्रेणी से संबंधित। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई याद करने की जरूरत है। जो हमारा सवाल है वो किस फार्मूले पर है, देखो क्या पूछ रहा है, इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, ये पूछ रहा है। दिया क्या है, पदों का योग दिया, यानी श्रेणी का पूरे श्रेणी का योग दिया है, और पहला पद और आखिरी पद दिया है। तो इसका मतलब जो हमारा 3 नंबर का फार्मूला है ये लगाना उपयोगी है हमारे लिए। तो चलो इस फार्मूले का यूज करते हैं। देखो फार्मूला क्या है, ये हमने लिखा ही है फार्मूला, तो लिखने की क्या जरूरत। देखो एन दिया है, एन का मतलब पदों का योग लिखने 114। पदों का योग कितना है 114 है। ये किसके बराबर है, n बाई टू। हमें नहीं पता कितने पद हैं तो इसको लिख देते हैं n बाई टू।
पहला पद और आखिरी पद का योग। देखो 37 और -18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 37 -18 का योग। ये प्लस ये माइनस से घट जाएगा, जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा। तो 37 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा? 19। ठीक। 19 छक्का 114, तो n बराबर 6 दूनी 12। आया समझ में? n बराबर कितना? 12। यानी श्रेणी में कुल 12 पद है। श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 12 पद है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा? एक रेलगाड़ी ए स्टेशन यम से 2 बजे स्टेशन एन की ओर चली तथा एक दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 4 बजे स्टेशन एन की ओर चली। देखो ये एक ऐसा सवाल है रेलवे का। रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ के चलिए ऐसे प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। ऐसा प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में एक एक ना एक प्रश्न तो होगा ही होगा। मैक्सिमम 3 प्रश्न हो सकते हैं। 3-3 प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो फिर बेकार है। चलिए सवाल को लगाते हैं। अच्छे लेवल का सवाल है, देखिए बहुत ध्यान लगाइएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर ध्यान नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा प्रश्न है। कह रहा है रेलगाड़ी ए स्टेशन यम से 2 बजे चली। तो रेलगाड़ी ए स्टेशन यम से 2 बजे चली। कितने बजे? 2 बजे। 3 चीजें हमने यहाँ लिखी हैं। रेलगाड़ी है ए, स्टेशन है यम और 2 बजे चली है। कहाँ की तरफ? यन की तरफ। यानी कि यम से एक और स्टेशन है यन। यम से एक और दूरी पर एक स्टेशन है यन। ये 2 बजे चली। फिर दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन यन से 4 बजे। बी जो है स्टेशन यन से 4 बजे यम की तरफ चली है। कितने बजे? 4 बजे। बस हमने जो जानकारियां लिखी यहाँ पर, कि आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो बहुत बढ़िया बात है। आगे कह रहा है कि रास्ते में दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? तो पहले तो इन दोनों का समान समय पर चलना जरूरी है। समान समय पर चलना जरूरी है। अगर नहीं चल रहा तो हमें चलाना पड़ेगा। दूसरा चीज, क्या हमें इनका स्पीड दिया हुआ है? नहीं। क्या हमें इनकी टोटल डिस्टेंस दी हुई है? नहीं। समय दिया हुआ, कितना समय लगा रहा है? नहीं दी हुई है। इस तरीके से कोई डायरेक्ट तो लिखा नहीं है, लेकिन आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। यदि रेलगाड़ी ए स्टेशन यन पर 5 बजे, रेलगाड़ी ए है स्टेशन यन पर 5 बजे पहुंची। कितने बजे? 5 बजे। ए जो है 5 बजे पहुंच रही है यन पर, तथा बी जो होगा, बी यम पर 9 बजे। बी जो है यम पर 9 बजे पहुंची। बस इतनी सारी चीजें दी हुई थी और इसी समय इस प्रश्न को लगाना है। देखो, अगर ए 2 बजे निकली और 5 बजे पहुंची तो टोटल समय कितना हुआ? बताओ। 2 बजे निकली, 5 बजे पहुंची, तो कुल कितना समय लगा? इसको लगा 3 घंटा। ए को कितना लगा? 3 घंटा। यानी कि जो टाइम है ए का, वो कितना लगा? 3 घंटा। ठीक। वो कितना लगा? 3 घंटा। ऐसा ना लिख करके हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं जो कि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी। यहाँ हो गया समय, और जो समय होगा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, तो यहाँ पर हम स्पीड भी अलग से लिख देते हैं। ठीक है। तो समय की बात कर रहे हैं अगर, तो 2 बजे निकली, 5 बजे पहुंची, कितना समय लगाया ए ने? 3 घंटा। 4 बजे निकली, 9 बजे पहुंची, कितना समय लगाया? 5 घंटा। ठीक है। तो इसका मतलब जो स्पीड होगा वो क्या होगा? 5 और 3 का। तो अगर हम चाहे तो डिस्टेंस भी मान सकते हैं, ना? डिस्टेंस कितना? 15 किलोमीटर। 5 या 15 किलोमीटर के हमने डिस्टेंस मान लिया। 15 किलोमीटर हमने माना टोटल डिस्टेंस है। बस हमारा सवाल लग गया। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो लग गया सवाल। एक बार फिर से यहीं से समझ लीजिए। रेलगाड़ी ए स्टेशन नियम से 2 बजे, रेलगाड़ी ए स्टेशन नियम से 2 बजे स्टेशन नियम की ओर चली। रेलगाड़ी ए स्टेशन नियम से 2 बजे स्टेशन नियम की ओर चली। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन नियम से 4 बजे स्टेशन नियम की ओर चली। दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन नियम से 4 बजे स्टेशन नियम की ओर चली। ठीक, यहां तक आप समझ पा रहे हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो समय होता है वो, देखो बता देते हैं। चाल बराबर, क्या होता है? दूरी बटा समय, डी बाई टी। तो देखो चाल जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है कि नहीं? बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। अगर आप यहाँ तक समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप जो है चाल समय दूरी का, या फिर रेलवे स्पेशल का, रेलगाड़ी स्पेशल का हमने वीडियो बना के डाला है, वो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे लगाते हैं। क्या है? यदि रेलगाड़ी ए स्टेशन नियम पर, रेलगाड़ी ए स्टेशन नियम पर 5 बजे, रेलगाड़ी बी स्टेशन नियम पर 9 बजे पहुंचती है, तो हमें बताना है कि वो दोनों इस समय कितने बजे पहुंचेंगी। दोनों अलग-अलग समय पर चली हैं, तो हमें एक समय पर चलाना ज़रूरी है। अब इसको हम पहले चला नहीं सकते, इसलिए हम इसको चलाते हैं 2 घंटा। ये 4 बजे, ये 2 बजे। तो दो, ये 4 बजे यहाँ कहीं पहुंच जाएगी। मान लेते हैं 4 बजे यहाँ कहीं पहुंच जाएगी। तो कितना दो समय लगा? 2 घंटे का। कितना समय? 2 घंटे का। ए, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? 1 घंटे में बताओ। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 2 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से ये 10 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका। ठीक। अब ए 4 बजे यहाँ पहुंच गया, बी 4 बजे यहाँ पर है।
इनकी अंतर कितना है? दूरी का अंतर कितना है? 5 किलोमीटर का है। अब लगा लीजिए स्पीड हमें पता चले 5 और 3 किलोमीटर का। एक दूसरे के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इनका स्पीड जुड़ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? समय चाहिए। समय बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर और चाल कितना है? एक का 5 एक का 3, एक 5 3 8, 5/8। अब देखो ये 60 मिनट से ज्यादा है तो इसलिए हम इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं 60 से गुणा करके। 6×5 = 30, 300/8 करेंगे जब, नहीं तो इसे 15×4 = 60 और 2 से काट देते हैं। 15×5 = 75 का आधा, 75 मिनट का आधा 37.5 मिनट। 37.5 मिनट क्या? 37.5 लिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, 37.5। 37.5 मिनट का मतलब होता है 37 मिनट 30 सेकंड। 37 मिनट 30 सेकंड, 30 सेकंड। या यहाँ बाद में मिनट लिख दीजिए। 37 मिनट 30 सेकंड, ठीक। मिनट 37 मिनट 30 सेकंड। अब 4 बजे पहुंच चली और दोनों कब मिली? 37 मिनट 30 सेकंड में। 37 मिनट 30 सेकंड में ये पहुंची। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। अच्छे लेवल का सवाल है, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां सवाल क्या कह रहा है? यदि 2 + a/a + 2 + b/b + 2 + c/c बराबर 4 हो तो a × b + a × b × c + c × a बटे ए बी सी का मान क्या होगा? ये बताना है। देखिए बहुत आसान है, एकदम आसान है। जैसे आपने ये पढ़ा है क्या? a/b + b/c + c/d। अब इसको कैसे लगाएंगे? पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा? b × c × d, ऐसा कुछ एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर किससे गुणा होगा बताओ? यहाँ b है तो यहाँ c × d से गुणा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? ACD। यहाँ c है तो यहाँ किससे गुणा होगा? b × d से, तो b²d ऐसे कुछ होगा, जोड़े ऐसे जोड़ होगा ना। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है? इसे जोड़ना है। हम इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 2 + a/a + 2 + b/b प्लस 2 + c/c, यही दिया हुआ है ना। बराबर 4, बराबर 4 ये दिया हुआ है। ठीक, इसको जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे? अगर इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा? a × b × c। चलो एलसीएम ले लेते हैं एक बड़ा सा, a b c, है ना। अब यहाँ किस संख्या से गुणा करेंगे? देखो यहाँ a है तो इसका मतलब यहाँ b × c से गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा? 2bc + abc। यहाँ क्या है? b है तो यहाँ a × c से गुणा करना है। a × c से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 2ac + abc प्लस, यहाँ सी है इसका मतलब यहाँ किससे गुणा करना है? ए बी से। तो 2ab + abc बराबर किसके? 4 के। ठीक, तो यहाँ देख रहे होंगे abc 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 कितना हो गया? 3abc, 3abc। अब प्लस कर देते हैं। अभी थोड़ा सा शॉर्ट नहीं मार करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। देखो 2ab bc ca, तो ऐसे लिखते हैं 2 कोष्टक में ab + bc + ca। क्यों? क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है। ऐसा कुछ बट्टे में पूरे क्या होगा? ए बी सी। लेकिन जैसे हमने जोड़ा, अगर उस तरीके से हम इसको अलग अलग करें तो कैसे करेंगे बताओ? अलग अलग करना हमें, तो हम क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे कि 3abc बटे में abc और प्लस 2 कोष्टक में ab + bc + ca, ab + bc + ca बटे abc बराबर किसके है? 4 के। यहाँ abc से bc घट जाएगा, कट जाएगा। 3 उधर घट जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो AB + BC + CA बटे ABC बराबर किसके? यहाँ 1 बचा है, 1/2 के। 1/2 के, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/2 कहाँ पर है? हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ये हमारा सवाल था। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। बढ़िया सवाल था। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 3 की पावर a बराबर 9 की पावर b बराबर 27 की पावर c तथा 1/3a + 1/2b + 1/4c बराबर 25/24 हो तो a का मान ज्ञात करना है। बताओ इसको कैसे लगाएंगे? लगाने का तरीका वही होगा क्या? यहाँ देख रहे होंगे यहाँ में कहीं ना कहीं जो बराबर है तो हमें इसका बेस बराबर करना है, आधार को बराबर करना। अच्छा, दिखने में कोई परेशानी हो रही है क्या? हो सकता है प्रश्न आपको दिखने में परेशान कर रहा हो। ऐसा कुछ हमने बड़ा कर दिया। अब तो आराम से दिख रहा होगा। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, इसका हमें क्या करना है? बेस बराबर करना है। तो देखो 3 की पावर क्या है? a बराबर 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर की पावर क्या? b बराबर 3 का क्यूब की पावर c। ठीक है, 3 की पावर a बराबर 3 की पावर 2b बराबर 3 की पावर 3c। अब देख रहे बेस बराबर, यानी कि a बराबर 2b बराबर 3c। ऐसा कुछ, कोई दिक्कत यहाँ तक? आपने पढ़ा होगा इस तरीके के सवालों को लगाते समय, अगर आपने कभी लगाया होगा कि हम बेस बराबर करते हैं
अगर आधार बराबर है तो उसका घात बराबर हो जाता है, अगर आधार बराबर है तो घात को बराबर कर देते हैं। ठीक है, अगर आधार बराबर है तो हम घात को बराबर कर देते हैं। अब क्या दिया है, 1/3a प्लस 1/2b प्लस 1/4c, ये समीकरण दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, 25/24 के। और यहां से हमें किसका मान ज्ञात करना है, a का। तो इसका मतलब इस समीकरण से हमें जो b है और c है उसको हटा करके हमें उसके जगह पर a लिखना है। इस चीज को क्या आप समझ पाए, कह रहा है 1/3a प्लस 1/2b प्लस 1/4c ये बराबर है 25/24 के, तो a का मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें यहाँ से b और c को हटाना पड़ेगा तभी a आएगा। चलिए हटा देते हैं। 1/3 a तो रहेगा क्योंकि हमें a का मान चाहिए, चलो a रख दिया, प्लस 1/2b, 1/2b, तो 2b किसके बराबर है, a के, तो हम 2b की जगह पर a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 1 बटा क्या है 4c। अब बताओ यहाँ 4c तो बराबर है नहीं है, तो यहाँ क्या करते हैं, a बराबर, यहाँ देखो 3c है तो c/3 ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो 3 गुणा कर रहा था तो a/3 हो गया। ठीक है, और यहां से अगर हम 4 से गुणा कर दें और यहाँ भी 4 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या गया 4c, यहाँ भी 4a/3, तो इस यहाँ क्या हो जाएगा, 4c की जगह पर हम 4a/3 लिख सकते हैं। अब चूंकि हर के हर है, हर का हर है 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 3/4a, 4a। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 12a। देखो 3a और 4a यानी कि 12 एलसीएम, तो 3 चौक 12, 4 हो जाएगा, प्लस a का a में गुणा 12 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 तिया 12, 3 त्रिक का 9। अब 9 4 13 12 कितना 25, अच्छा ये किसके बराबर है, 25/24 के, 25/24 किसके बराबर है, 25/24 के। यहाँ 24 लिखा हुआ अगर नहीं दिख रहा है तो 24 लिखा है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 24 लिखा हुआ। ये कितना है 9 है, 9 है। तो देख रहे हैं कि 12 9 और 4, 9 4 13 12 कितना 25, 25 से 25 कट गया। यहाँ है 24, यहाँ है 12 है, देखो 12 ए बराबर किसके 24 के, 12 से 24 काट दिए, ए बराबर क्या 2, ए बराबर 2, ए बराबर 2 हमारा ऑप्शन ही सही है, जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। सवाल बहुत ही आसान था, कुछ करना नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, आपको थोड़ा सा ध्यान से लगाना है, बस और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 0.1283 के पावर बार का पी बटे क्यू रूप क्या प्राप्त होगा। देखिए सवाल आसान है, सवाल को प्रश्न में ऐड करने का एक ही उद्देश्य है कि जब भिन्न से दशमलव में बदलने का समय आता है तो उस तरीके का आपको सवाल गलत ना हो। इस तरीके का मैं हर तीसरे चौथे प्रैक्टिस सेट में दो तीन कम से कम चार सवाल ऐसे करवाऊंगा, और आपके ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद कराते हुए चलूंगा। अगर आपसे कहे दशमलव, दशमलव ए है, दशमलव क्या ए, दशमलव ए, ए की जगह पर कोई भी अंक ले सकते हैं, दशमलव ए है, इसको भिन्न में बदलो तो कैसे बदलेंगे, a/10, a/10 कर देंगे। अगर कहे दशमलव ए बी है यानी कि दो अलग अलग अंक हैं, तो कैसे करेंगे इसको, a/b/100, ये आपको पता होगा कैसे, हमने 10 से ऊपर को गुणा किया और यहाँ 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अब बार की बात आ जाए, बार आ जाए यानी कि ए बी के पावर बार, दशमलव ए बी के पावर बार, केवल बी के पावर नहीं, पूरे पर बार अगर हो, अगर पूरे पर बार हो यानी कि दशमलव एक्स का, ए बी ना लिख करके पहले हम दशमलव ए लिख देते हैं, है ना, दशमलव ए के पावर बार हो, तब अब क्या करेंगे, दशमलव ए के पावर अगर बार है तो क्या करेंगे, तो जितने पर बार है उतना 9 यानी a/9, a/9। अगर ए बी होता, ए बी पर बार होता तो क्या हो जाता, a/9, क्यों, क्योंकि दो अंक पर बार है दशमलव लिख करके। ठीक है, लेकिन अब यहां से एक और चीज समझिएगा कि अगर आ जाए दशमलव ए बी सी पर बार, दिख रहा है सही से, चल मिटाते हैं इसको, हटाओ, इधर लिख देते हैं, दशमलव ए बी सी पर बार, तो कैसे लगाएंगे, लगाने का एक ही तरीका क्या, लिखो ए बी सी, जितने पर बार नहीं है उतना घटा दो यानी कि माइनस में ए बी कर दो, बटे में क्या, जितने पर बार है उतना 9, जितने पर बार नहीं है उतना 0, यानी कि ये आपका उत्तर हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ऐड करना है। क्या लिखा है, 1283, 1283 में से किसको घटाएंगे, जितने पर बार नहीं है यानी 12 घटाएंगे, बटे जितने पर बार है उतना 9, डबल 9 और डबल जीरो, डबल जीरो। अगर यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि कितने 9 कितने जीरो लगे, यहाँ पर बराबर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1283 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 1271, 1271 बटे डबल 9 जीरो, यही हमारा सही। देखो 1271 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर लास्ट के चारों 9 है, यहाँ भी लास्ट चारों 9, तो देखिए आप ऐसे भी चेंज करते हैं कि ये चार ना हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें इसमें कोई एक होगा। 83 है तो 83 तो ऐसे होगा नहीं, घटना घटाना है कुछ ना कुछ, तो ऐसे भी एलिमिनेट करके इस सवाल को लगा सकते हैं। बताइए क्या आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए, अगर कंसेप्ट समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ आ गए। 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है,
एक समुद्र में दो प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चल रहे हैं। देखिए, हमने दोनों ओर को पहले ही हाईलाइट कर दिया है कि इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो प्रकाश स्तंभ है उसके जो पोत दोनों है, दोनों ओर पोत चल रहे हैं। प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर जो है पोत चल रहे हैं। ठीक, तो हम एक फिगर बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं। अगर हम मान लीजिए कि एक प्रकाश स्तंभ है, एक यहाँ पर पोत है, एक यहाँ पे, इस तरीके से चल रहा है। ठीक, तो अब इन सबको मिला, देखो इसको ए लिख देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। आप देख रहे होंगे कि सी डी प्रकाश स्तंभ है, ए और बी क्या है, पोत है। ऐसे चल रहा है। ठीक, दोनों पोत से देखने पर प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ से इसको मिला दें, इस सबको मिला दें, तो ये क्या बन रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है और एक कितना बन रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री ऐसा बन रहा है। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा हो, प्रकाश स्तंभ कितना मीटर ऊंचा हो, 100 मीटर ऊंचा हो, प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा हो। ठीक, प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा हो, तो दोनों पोतों के बीच की दूरी बताओ। यानी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, हमें यह बताना है। अब ए और बी के बीच की दूरी को हम चाहे तो ऐसे नाप सकते हैं, या फिर एडी में अगर बीडी जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा। एडी में अगर हम बीडी जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए। समुद्र में दो पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चल रहे हैं। जो पोत है उसके दोनों ओर प्रकाश स्तंभ नहीं, प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर पोत चल रहे हैं। ठीक, दोनों पोत से देखने पर प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण, शीर्ष के उन्नयन कोण कितना है, एक है 30, एक है 45, एक है 30, एक है 45। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा हो, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 100 मीटर हो, तो बताना है कि दोनों पोत के बीच की दूरी क्या होगी। बताओ, यहाँ पर कौन सा नियम उपयोग होगा जिससे हम इस सवाल को लगा पाए। देखो, हमें ए डी ज्ञात करना है, ए डी ज्ञात करना है। अगर हम त्रिभुज एडीसी को ज्ञात देखें, एडीसी को, तो यहाँ पर एडी लंब होगा, नहीं, डी और सी, सी डी लंब होगा, ए डी आधार होगा और ए सी कर्ण होगा। कैसे? ये बन रहा है 90 कोण, क्योंकि जो पोत है, मतलब प्रकाश स्तंभ सीधा खड़ा होगा 90 डिग्री पर। अगर तिरछा उर्छा हुआ तो गिर जाएगा, है ना? पीसा की मीनार को छोड़ करके, पीसा की मीनार तो है नहीं, पीसा मीनार लिखा नहीं है, पीसा की मीनार। अगर ऐसा कुछ होता तो लिखा होता। ये क्या है, एक प्रकाश स्तंभ है जो कि 90 डिग्री पर ही खड़ा होगा, तो ये 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज बन रहा है इसका मतलब। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो लंब कितना हो गया, सीडी हो गया। चलो आगे लगाते हैं कि हमें क्या पता है, एक कोण पता है और एक एक कोण पता है, एक भुजा पता है, तो हम दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये क्या है, लंब, ये है आधार। लंब आधार के बीच में किसका संबंध है, tan का। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, 100, आधार कितना है, हम मान लेते हैं इसको यक्स, यहां से यहां तक, और यहां से इसको मान लेते हैं वाई, बस, बटे यक्स। tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 बराबर कितना, 100/यक्स। तो यक्स बराबर, यहां से बताओ, यक्स बराबर 100√3 दिख रहा होगा आपको, यक्स बराबर 100√3। ठीक, यक्स बराबर 100√3, यहाँ क्या लिखा है, 100√3। चलो, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ भी लिखा सकते हैं। यहाँ भी हमें लंब आधार में संबंध चाहिए, तो tan लगाते हैं। tan क्या, 45, tan 45 डिग्री, tan 45 का मान क्या, लंब बटे आधार, यानी कि 100/y, 100/y, यानी y बराबर किसके, 100 के। कैसे, tan 45 का मान क्या होता है, 1। तो x और y जोड़ दो, 100 + 100√3, इसी को जोड़ना है। 100 + 100√3, √3 का मान कितना, 1.73, यानी कि 100 गुणे 1.73, ये कितना हो जाएगा, 173, और 100 कितना, 203, 203। ठीक, 273 कहाँ पर है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो प्रश्न था वो लग चुका है और समझ में आ गया होगा। यहाँ से x का मान कितना है, 100√3 लिख देते हैं भाई। तो देखो, यहाँ लिख दे रहे हैं, x बराबर 100√3। ठीक, √3 का मान कितना, 1.73, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। 2 भी होता है, लेकिन क्या लिखने की जरूरत है जब इसमें दिया, केवल 3 अंक दिए गए हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, वो देख लीजिए। 100 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के खटफलक का विकर्ण कितना होगा? क्या है खटफलक का विकर्ण? खटफलक। एक काम करते हैं, इस सवाल को छोड़ देते हैं। ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका लगा करके, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बनता है, खटफलक का विकर्ण क्या होता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला पता होगा तो सवाल लग जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, और दोनों भुजा दी गई हो,
तो फार्मूला पता है तो लग जाएगा। उस तरीके से अगर खटफला का विकर्ण का फार्मूला पता है, तो आप इसका उत्तर आराम से लगा सकते हैं। चलिए एक बार बता देते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो खटफलक का विकर्ण, चलो इसको मिटाते हैं, लिख देते हैं खटफलक का विकर्ण, ऐसे नहीं। फार्मूला देख लीजिएगा, खटफलक का विकर्ण, खटफलक का विकर्ण क्या होगा? फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला बनता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई हो तो इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, बस। लंबाई का स्क्वायर कितना? 5×5 = 25 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 16 प्लस ऊंचाई का स्क्वायर 9 अंडर रूट में। अब 25×25 = 50, 50 का मतलब क्या? 5√2। हमारा ऑप्शन कौन से होगा? एक सही। ठीक है, ठीक है, यही सवाल था। तो इस तरीके से जो आज के 10 प्रश्न थे, वो 10 के 10 लग गए हैं। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे किसी अगले लेक्चर में, किसी अगले नहीं, 12वें लेक्चर में। जय हिंद।